मैं हर बार मेरी वाइफ को चीट करता हूँ, हर बार चीट करता हूँ। उनका तो फिर करता क्यों है? मैम मैं उसके गुस्से से डरता हूँ। जो करना है ना इसी जन्म में सोच लो कि करना है। बकेट लिस्ट बनाओ अपनी, लिखो क्या क्या करना है। स्काई डाइविंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है। कभी भी उसको डॉटर इन लोगों को गुस्सा आता है ना तो वो उसको अब्यूजिव लैंग्वेज कहती है, उसको ट्रीट करती है ऐसे मेड की जैसे। और जैसे ही उनका बेटा मतलब उनका हस्बैंड आता है तो कहते हैं अरे मम्मी जी आप बैठिए। उसको लगा मैं ऐसे ऐसे करूंगा ना मम्मा कुछ भी नहीं कहेंगी, प्यार भी मुझे घर वालों से मिलेगा और मेरे को फोन भी मिल जाएगा। लड़कियां सेटिस्फाइड नहीं है अपने सेक्सुअल डिजायर्स को लेके। सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन, ननंद देरानी जेठानी, इन सब में प्रॉब्लम्स होती है। फॉर 21 डेज जस्ट राइट इट डाउन कि भाई मुझे गुस्सा आया, किस पे आया, है ना, कितनी देर रहा और उसका लेवल क्या था। द अय्यर शो के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जब हमने रिलेशनशिप की बात करी थी तो कुछ कुछ ऐसे फेजेस थे जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट थे और बहुत ज्यादा नए थे, जैसे कि सिचुएशनशिप, क्रश या डबल टाइमिंग या रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। ये सारे जो टर्म्स थे बहुत ज्यादा नए थे क्योंकि एक समय ऐसा था जब लोगों को सिर्फ पता था कि रिलेशनशिप या तो ब्रेकअप या तो लव या तो क्रश। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है मुझे लग रहा है जो रिलेशनशिप है उसके बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस और ज्यादा होते जा रहे हैं, जैसे कि नैनोशिप, जैसे कि ब्रेड क्रम्बिंग, जैसे कि पिगी बैग, जैसे कि थ्रोनिंग और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज हमारे साथ मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिता श्रृंगी मैम है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पिछला जो शो हमारा था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि उसमें हमने रिलेशनशिप की बात करी और ओवरऑल हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया कि जो आज के टाइम पे इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन स्पेशली जब हम गर्ल्स की, वुमेन की बात करते हैं तो अभी भी ऐसे अंडरलाइनिंग इश्यूज हैं जिनको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझ पाते भी हैं तो कन्वे नहीं कर पाते सोसाइटी में, ये सोच के कि हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो क्या सोचेगा, हमें जज तो नहीं कर लेगा। क्योंकि मैम आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, स्पेशली अगर हम लेडीज की, वुमेन की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या लगता है मैम कि आजकल सबसे ज्यादा बर्निंग इश्यू रिलेशनशिप में एक लड़की के लिए क्या है? देखिए क्या हो रहा है कि अभी समाज में जो हमारे हम देख रहे हैं जो क्लिनिक पे आ रहे हैं हमारे लोग, हम्म। तो कई कहेंगे ना हिडन इश्यूज हैं। हाँ। आप देखिए कि घर में ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चा जैसे लड़की होती है, पैदा होती है, होते ही कई उसको स्टार्टिंग से ही स्ट्रगलिंग फेज शुरू हो जाता है उसको कि भाई ये नहीं करना है, ऐसे दायरे में रहना है, ऐसा नहीं करना है, तुम ऐसी हो तो वैसे रखना है। तो वो स्टार्टिंग से ही लड़कियां शुरू हो जाती है कि हमें थोड़ा कम ये चीजें कम करनी है ना, कम जाना है। तो वो उनका जो हिडन टैलेंट होता है ना, हम्म। वो आ नहीं पाता है। हम्म। वो चुपचाप रहने लग जाती हैं कि यार चुप रहो, ज़्यादा नहीं बात करनी है। और जो वो चाहती हैं, उनकी इच्छाएँ जो होती हैं, वो सप्रेस नहीं हो पाती। फिर जब शादी होती है तो उन्होंने यही सीखा होता है कि भई सास से दब के रहो, हस्बैंड की बात सुनो। ये सब चीज़ें पहले चलती आ रही थी। हम्म। बट अब जो ट्रेंड आ रहा है, अब जो चीज़ें आ रही हैं जिसे जेन ज़ी कहेंगे, हम्म। तो वो चीज़ें क्या आ रही हैं कि नहीं, अब दोनों वर्किंग है। हम्म। तो लेडीज अब सुनना नहीं चाहती है, वो इंडिपेंडेंट है ना, इमोशनली भी वो एक तरह से अपने आप को बैलेंस कर लेती है। हम्म। मल्टीटास्किंग होती है आजकल की लेडीज, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। अब सब जगह ना वो ऑलराउंडर है हम्म। कि वो सब चीजें कर सकती है। वो ऑफिस का काम भी कर सकती है, घर का भी कर सकती है, वो बाहर का हर चीज वो संभाल लेती। तो ये चीजें तो रही कि वो उनका जो सामने फेज आ रहा है, हम्म। बट उनके अंदर भी कई हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं करेक्ट। जो वो शेयर नहीं करती। हम्म। हम्म। आप जैसे कहेंगे कि जो जितने अभी क्लिनिक पे आते हैं उसमें से आप अगर एवरेज अपन ले हम्म। तो मोस्टली 95% हम्म। गर्ल्स होती है जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है। हम्म। ये चीजें आपको बाहर ओपन अप नहीं होती है। हम्म। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सब कहते हैं ये कौन है, कि हमारे क्लोज वंस ही हैं, तो वो ओपन नहीं होती हैं। यही अगर हम उनको प्रॉपर अगर चीजें बताएंगे, सेक्स एजुकेशन देना चाहेंगे, हम्म। प्रॉपर चीजें, तो वो पूरा उनको पता होगा कि कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। तो ये चीजें उनकी ओपन अप होने लगेंगी।
तो अब धीरे-धीरे सोसाइटी में ये चीज़ें आने लगी हैं कि हर चीज़ों की स्टडी दी जाती है कि आपको ऐसे ओपन अप कैसे होना है, कितना डिस्टेंस बना के रखना है लोगों से। ये चीज़ें चल रही हैं अभी। लेडीज़ में जैसे हम कहेंगे, तो वो उनको शुरुआत जैसे होती है कि वो चुपचाप रहना जैसे उन्होंने सीखा है घर से, वो रहती हैं। अपने हस्बैंड से ओपन अप नहीं होते हैं, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर उनका हस्बैंड नार्किसिस्टिक है, उसको कुछ प्रॉब्लम है ना? कि कहेंगे ना कि उसको दबाने का उसको लगता है, डोमिनेशन वो बहुत ज़्यादा करता है, तो वो ओपन अप नहीं हो पाती कि मैं बाहर कैसे जाऊँ, क्या-क्या चीज़ें करूँ। तो इन चीज़ों में उनको जो हाउसवाइफ होती है ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैम मुझे ये भी लगता है कि जैसे आपने कहा कि एक टाइम था जहाँ पे लड़कियों को इतना एजुकेशन नहीं मिलता था या पेट्रियार्की हमारी इस तरीके से थी कि भाई अगर लड़का है घर में और एक लड़की है तो लड़के को पहले एजुकेशन दी जाएगी या लड़के को वो सारे रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उसके बाद लड़कियों की बारी आती थी। अब समय चेंज हो रहा है लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आप यूपी, दिल्ली, राजस्थान में देखोगे तो लड़कियों के ऊपर जो क्राइम रेट है वो काफी ज्यादा आगे है। किडनैपिंग की बात हो गई, अगर रेप की बात है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये अभी भी कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है। चाहे आप कितना भी एज अ वुमन कितना भी अपने आप को प्रूव कर लो, कितने भी आप टैलेंटेड हो, एक जो कैरेक्टर के ऊपर आपकी जो तलवार है वो हमेशा रहेगी ही रहेगी। मुझे लगता है वो चीज अभी भी चेंज होनी बाकी है बिल्कुल। एंड जैसे मैम मोलेस्टेशन की हम बात करते हैं तो अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें, गुड टच बैड टच उनको स्कूल में सिखाने के बावजूद भी बहुत सारा ट्रॉमा उनके अंदर ही रह जाता है और मुझे लगता है वही पर्सनालिटी उनकी डेवलप होके बाहर आती है बड़े होने के बाद भी और वो आगे वाली जनरेशन में भी जाती है। इसे हम चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं, जो आपको बचपन से ही आपके अंदर ट्रॉमा बैठ जाता है। जैसे मैं अभी मंथ बैक हम गए थे, सेंट्रल जेल गए थे। वहां पे जब हमने पॉस्को से जो रिलेटेड थे क्राइम, वहां हमने बात करी उनसे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है। जैसे तो कि मैम अब उसमें छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसमें 6 साल का बच्चा, उसने क्या किया होगा? उसने क्यों उससे रिवेंज लिया बच्ची से? क्योंकि उसके पापा से उसको रिवेंज लेना था। एक बच्ची का उन्होंने कहा कि ये हँसी थी मुझे देख के। तो छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ वो सोचते हैं कि इस बच्चे की हँसी रोक दो। ये हँसी कैसे? 6 साल की बच्ची के उसके पापा से रिवेंज लेना था, तो उसकी लाइफ खराब कर दी। तो और चीज़ें जैसे कहेंगे ना कि एक था कि उसको खुद को भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी 18 से ऊपर नहीं था। तो वो लेके चला गया, बट उसको कुछ गाइडेंस ही नहीं है कि मुझे अब क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। तो यहाँ पे उनकी गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर। तो कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो सामने आए हैं, तो हमें ओपनली हर चीज़ का डिस्कशन जो होता है ना, वो फैमिली में होना चाहिए। अगर आपका बच्चा चुपचाप रह रहा है, लड़का है, लड़की है, तो उससे ओपनली डिस्कशन करना चाहिए। कि अगर फैमिली में डिस्कशन नहीं होता है, तो बच्चे फिर बाहर सोचते हैं कि बाहर हमें प्यार मिले। अब जब बाहर प्यार मिलेगा तो हम रिस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकते कि वो अच्छा भी प्यार मिले या खराब प्यार मिले, तो वो हमें नहीं पता है। तो अगर बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आपके कोई भी चीजें हो रही हैं, स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, आप ओपनली हमसे डिस्कस करो। तो फैमिली कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। एक मील अपनी फैमिली के साथ जरूर ले, क्योंकि आजकल क्या ट्रेंड आ रहा है जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है, फैमिलीज जो बिगड़ रही हैं, रिलेशंस जो यूं टूट रहे हैं, रीजन फोन, मोबाइल एडिक्शन, वो बहुत ज्यादा अभी हो रहा है। जैसे अगर घर में भी सब घर में भी बैठे हैं, टीवी देखने बैठे हैं, तो सबके फोन साथ में रहेंगे। बाहर भी जा रहे हैं तो बच्चे फोन फोन फोन, या सेल्फीज ले रहे हैं, या वो अपनी फैमिली एंजॉय नहीं करते हैं। जैसे हम पहले पहले के जमाने में ये होता था कि नहीं, हम सब साथ में बैठ के खाना खाएं, कि हमने आज पूरे दिन क्या किया, कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है। तो पेरेंट्स भी हमें बताते थे कि नहीं, तुम ऐसा इसमें अच्छा कर सकते हो, हमारे यहाँ रिलेशन अच्छे हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो, उन अंकल से बात कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। और मैम मैंने तो ये भी देखा है कि छोटे-छोटे बच्चों को 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको उनकी मम्मी मतलब खाना खिलाते समय फ़ोन दे देती हाँ, है। वो बोलती हैं क्या करें, ये चुपचाप बैठता ही नहीं है। अपनी सहूलियत के अनुसार वो सोचती है कि मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं करे, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर सकूं, तो फोन दे देते हैं। बट उसके देखिए ब्लू रेज का कितना हार्म होता है कि बच्चे फिर एडिक्ट हो जाते हैं। बच्चे उसमें अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड सब फोन में ढूंढ लेते हैं। तो बच्चे आजकल आजकल के जो बच्चे हैं,
उन्हें कहेंगे ना मल्टीटास्किंग बच्चे, जो जेंजी बच्चे आए हैं अपने, मल्टीटास्किंग है, वो एक टाइम में कई चीजें कर सकते हैं, पर उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि वो हाइपर होता है, कि बहुत जल्दी उनको गुस्सा आना है ना, कहीं भी उनका कंसंट्रेशन पावर नहीं बैठेगा, उनको कंसंट्रेट नहीं होगा चीजों पे, तो उनके माइंड को भी हमें काम डाउन रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों को। हम जैसे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जैसे हम बात करते थे कि हमारे पहले एक टाइम था जब हम लोग सब साथ में मिलके बैठते थे, खाना खाते थे, बात करते थे एक दूसरे से। अब क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया तो सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। तो गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट ले लिया है, जो कॉलेज चले गए हैं, लेकिन उनका कोई पर्पस नहीं है, उनको पता नहीं है क्या करना है। उनके दोस्तों ने ले लिया वो सब्जेक्ट, इसलिए आपने ले लिया। घर में प्रेशर आया, बुआ के बेटे ने, चाचा के बेटे ने ये ले लिया तो आपको ही करना है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मैम कि ये डायरेक्शनलेस क्यों जा रहा है यूथ हमारा? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी चॉइस क्या है। देखिए, जो सब लोग आते हैं मेरे पास, वो पूछते हैं मैम हमें अभी भी कंफ्यूज्ड है। मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि आप अपना करियर, काम वही चूज करो जिससे आपको कहे ना 24 आवर्स करना है और आपको बोरियत फील ना हो, वो चूज करो। जैसे कि मैंने भी एमबीए किया था, तो मुझे क्या ना कि ज़ील नहीं थी कि यार क्या है, मजा नहीं आ रहा। 1 महीना काम किया, एचआर का पोस्ट किया, मैंने कहा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। बट जब मैंने अपना काउंसलिंग का किया, उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा और अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर हमने कोविड टाइम में इतने सेशंस ऑनलाइन किए, तो इंटरेस्ट आपका आता गया। इसमें कहते हैं ना कि हम एक दिन में 15 से 20 सेशंस ले सकते हैं, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं होता, फिर घर पे भी हम हैप्पी जाते हैं। ये नहीं कि आपने वर्कलोड लेके अब घर जा रहे हो, तो कहते हैं ना ऑन ऑफ बटन अपना आना चाहिए। करेक्ट। ऑफिस को घर नहीं लाना, घर को ऑफिस नहीं लेके जाना। हाँ। तो ये चीज हमारी बहुत जरूरी है। आपको करियर वही चूज करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो थोड़ा सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा क्या फील्ड है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। और इंटरेस्ट के लिए भी ये नहीं कि आपको थोड़े टाइम का ही इंटरेस्ट है, लॉन्ग टाइम तक उसको आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। 2 मिनट आंखें बंद करके आप सोचिए कि मैं अपने आप को कहाँ विजुलाइज कर रहा हूँ। अगर आपके डायरेक्शंस हैं 3-4 आपने सोच रखे हैं फील्ड, उसमें आप जाके सोचिए कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ, आईएएस का सोच रहा हूँ, तो उसकी जर्नी क्या रहेगी? मैं अगर कुछ यूपीएससी का वो पढ़ रहा है, तो क्या उसकी जर्नी रहेगी? डॉक्टर है तो उसकी क्या? तो पूरी आप जर्नी जब विजुअलाइज करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कौन से मेरे फ्रेम में आ रहा है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स आपको क्लियर हो जाए। सही बात है मैम। और आजकल मैम क्योंकि जैसे हम यूथ की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला था कि एक टाइम था जहाँ पे रिलेशनशिप और ये कन्वीनियंट क्रश क्रश वगैरह जो चीजें आई थी वो तो है ही, लेकिन मैम अब ना रिलेशनशिप का और ज्यादा पोस्टमार्टम हो गया है। क्योंकि इसमें आपको, जैसे मैंने बोला कि ब्रेड क्रम्बिंग एक ऐसा टर्म है रिलेशनशिप में, जहाँ पे अगर लड़का लड़की है तो उनमें से दोनों में से एक इंसान ऐसा होगा जो कमिटमेंट तो नहीं देगा, लेकिन सिर्फ आपको उतना अटेंशन देगा जितने में आप उससे सिर्फ बात कर सको। फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली बात रहेगी, कोई कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ फ्लिंग है, और उसमें भी अटेंशन उतना ही, जैसे एक चूहा या बिल्ली को हम एक ब्रेड का टुकड़ा डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, उतना ही attention उतना ही को दिया मिलता है। जाता है। तो ये मैम एक तो ये चीज हो गई। हाँ। दूसरी बात है पिगी बैग। ये पिगी बैग जो टर्म है एक बहुत ही फैंसी लगता है सुनने में। इसमें ये होता है मैम कि अगर दो लोग हैं, हाँ। लड़का लड़की, तो उनमें से कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इसलिए है क्योंकि उसका सोशल स्टेटस है, या तो नेम फेम बहुत ज्यादा है, या किसी भी तरीके से वो पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंट। जैसे पिगी बैग में आता बैग टांग के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज है। और जेनो रिलेशनशिप देख लीजिए, उसमें उसमें आप देखिए कि क्या आपको 1-2 दिन का रहना है उसके साथ, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ जा रहा और है। कुछ घंटों के वो टाइम में आगे relationship। इसमें अधिकतर ये भी देखा गया है कि लोग ऑनलाइन बात करते हैं, एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं एक दूसरे से, और फिर खत्म। तो इन सार ये हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लव की, लेकिन लव ही नहीं है इन सब चीजों में। ये मतलब बिल्कुल बिट बाय रिलेशनशिप विद बेनिफिट्स हो गया कि जब आपको चाहिए तब वो पर्सन अवेलेबल होना चाहिए, उसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है। मैम बहुत सारे विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये भी देखा गया है कि वहाँ के गांव की बच्चियां शहर सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो अपने घर के माहौल से छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं हमें कोई रोके टोके नहीं, हमको वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं, हमको बाहर घूमना है, पार्टी करनी है, और इसलिए वो किसी शहर के कॉलेज में आ जाते हैं विदाउट एनी पर्पस, और फिर उनका टाइम वेस्ट होता है ना। तो वही वो समझ नहीं पाते हैं कि हम आए हैं, घर वालों ने हमें भेजा है एजुकेशन के लिए,
करियर बनाने के लिए। तो वो वहीं पे ही कहते हैं ना कि उनको बाहर की हवा लग जाती है। जैसे कहते हैं ना कि वो रिश्तों में सोचते हैं कि बस मज़ाक बना रखा है कि अभी ये बॉयफ्रेंड है, फिर अभी किसी और के साथ, कभी किसी और के साथ, अभी ऐसे मस्ती करनी है, कभी वो करना है। फिर हमारे जब करियर के रिजल्ट्स आते हैं, एग्ज़ाम्स में जो किया है, वो फिर सामने आता है। ऐसे ही एक बच्ची मेरे पास आई थी, वो हॉस्टल में पढ़ रही थी। उसके पेरेंट्स गाँव से ही थे, तो अच्छे से पढ़ रही है, सब कुछ है, बट उसने पूरे साल पढ़ाई करी नहीं। फिर जब रिज़ल्ट आने वाला था तो उसको पता था कि मैं किसी भी चीज़ में पास होंगी नहीं। वो हर जगह हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रही कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे यहाँ सिर दर्द हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। सब जगह उसने देख लिया, फिर एंड में केस मेरे पास रेफ़र होके आया। उसमें जब हमने 2-3 सेशंस उसके किए, तब हमें उसका रूट कॉज़ पता लगा क्योंकि उसके रिज़ल्ट आने वाला था। उसने एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं किया, पूरे साल वो पूरे मस्ती करती रही, इसलिए मुझे बस एक्सक्यूज़ चाहिए था कि भई मम्मी-पापा मुझे कुछ कहे नहीं। अगर मेरे एग्ज़ाम्स में नंबर कम आते हैं, तो मुझे कुछ कहे ना। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो इस चीज़ का यानी कि क्या ना मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक जैसे बच्चा मेरे पास आया था, छोटा 10 साल का था। हाँ। उसकी थी प्रॉब्लम फिट्स आने की। उसको मैंने पूछा, मैंने कहा कि बेटा क्या होता है? तो कहते हैं मुझे ऐसे मैं करता हूँ, फिट्स मुझे आती है। मैंने कहा ठीक है। फिर 2-3 सेशन हुए, उसको समझा, पेरेंट्स से हमारा सेशन हुआ, केस हिस्ट्री ली, उसकी केस स्टडी पूरी प्रॉपर ली। उसकी मेडिसिन साइकियाट्रिक मेडिसिन चल रही थी 10-10। अरे बाप रे! एक दिन में बच्चा 10 साल का बच्चा 10 दवाइयाँ ले रहा है साइकियाट्रिक मेडिसिन, फिट्स की। हुँ। वो उसका कोर्स चल रहा था, आया हमारे पास, फिर मैंने कहा बेटा तो ऐसे फिट्स होते हैं तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं, फिर मम्मा फ़ोन दे देती हैं। तो उसका ये था कि जब भी मुझे फ़ोन, गेम खेलना है, तो मैं ऐसे-ऐसे कर दूँगा। उसको तो नहीं पता ना कि फिट्स में क्या-क्या चीज़ें हो रही है, ये मेरे ब्रेन को कैसे डैमेज कर रहा है, ये दवाइयाँ मैं ले साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, वो तो उसको नहीं लगा। उसको लगा मैं ऐसे-ऐसे करूँगा ना मम्मा कुछ भी नहीं कहेंगी, प्यार भी मुझे घरवालों से मिलेगा और मेरे को फ़ोन भी मिल जाएगा, फिर कुछ कहना ही नहीं। स्कूल में भी कह दिया कि भई आप इसको कुछ ज़्यादा डाँटना नहीं है, ये ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता है और दोस्तों से भी बिल्कुल कम, स्कूल भी कम जाएगा। तो उसको ही लगे कि अब मैं कम्फर्ट ज़ोन में आ गया हूँ, अब मैं आराम से फिट्स को एन्जॉय कर सकता हूँ विथ माय मोबाइल। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो कई बार कहते हैं ना कि लोग, बच्चे कह लो, बड़े कह लो, कई बार अटेंशन पाने के लिए भी ये चीज़ें करते हैं। तो हमें एक्चुअल में समझना ज़रूरी है कि ये एक्ट कर रहे हैं या रियल में इनको प्रॉब्लम आ रही है। अब मैम रिजल्ट फीवर या एग्ज़ाम फीवर तो सुना है, लेकिन आजकल 10-10 साल के बच्चे अगर ऐसे दिमाग लगा रहे हैं तो ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। डेंजरस चीज़ है। सबसे बड़ा जो दुश्मन हुआ है ना कोविड के बाद, मोबाइल। क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आप क्या कर रहे हो उसमें, बस ऑनलाइन में फिर बच्चों की यूज्ड टू हो गए कि भाई इसके बाद हम इंस्टा में भी जाएँगे। छोटे-छोटे बच्चे देखिए ना अभी आजकल इंस्टा पे हैं, है ना? यूट्यूब वीडियोज़ का देखते हैं। तो फिर अगर उसमें गलत कंटेंट भी आ रहा है, तो वो उसको देख रहे हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं उसके। तो हमें ये पूरा प्रॉपर बच्चों की हिस्ट्री में जानना कि भई बच्चे क्या देख रहे हैं, प्रॉपर उनका टाइम होना चाहिए। देखिए, जो हम कहते हैं सबको बच्चों को 3 डेज़ का हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा यूज़्ड टू हैं। कई बच्चे ऐसे आए हैं जो 17 से 18 घंटे मोबाइल पे ही रहते हैं और उनको कुछ पूछें कि पूरे टाइम में आपने देखा क्या? उनको इवन ये भी नहीं पता होगा आपने देखा क्या है? क्योंकि वो एक चीज़ पे तो रहते नहीं है, कि भई ऐसा नहीं कि कोई आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, कुछ नॉलेज का है वो देख रहे हो। आप तो बस जो चीज़ पसंद आ रही है बोलकर राइट या लेफ्ट, हाँ, तो वो चीज़ें आप करते जा रहे हो, जो पसंद आया वो ठीक है, राइट, नहीं आया लेफ्ट लेफ्ट हाँ। मैम ये कोविड के बाद ना डिवोर्स केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ हाँ, हाँ। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल है मैम, ये इतना ज़्यादा हो गया है कि घर आने से पहले लोग अपने मैसेजेस डिलीट करते हैं जिनसे वो बात कर रहे हैं हुँ। और उसके बाद घर में एंटर कर रहे हैं, तो ये रिश्ते बहुत देखिए कोविड में ना जब हम एक-दूसरे के साथ रहने लगे, तो सारी सच्चाइयाँ सामने आने लगी। ठीक है? क्योंकि वो एक-दूसरे के साथ उनको कहते हैं ना कि संभल नहीं पा रहे हैं एक-दूसरे से। प्यार कइयों में प्यार भी बढ़ा है इस कोविड के बाद क्योंकि कइयों को टाइम नहीं मिल पाता था, फैमिली टाइम नहीं होता था, तो वो टाइम देने लगे। मदर्स है ना यूट्यूब पे देख के अच्छी कुकिंग करने लगी, बच्चे भी कई क्रिएटिव हुए। कइयों ने तो उसका बहुत एडवांटेज लिया, कइयों के लिए डिसएडवांटेज हो गया। तो वो डिसएडवांटेज क्यों हुआ है? क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा नहीं है। हिडन थे, हिडन ट्रूथ सामने आए, समय नहीं दिया है। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ें दिखने को मिली कि जो चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए वो चीज़ें सामने आने लगी। डिवोर्स रेट रेट देखिए आप
कि कितनी जल्दी चीजें रिश्ते सब खत्म होते जा रहे हैं। एक तरीके से ना मजाक ही बन गया है रिश्तों को। हाँ रिश्तों का आजकल अगर आप देखेंगे तो कमिटमेंट और कमिटाइटी में अगर एक नाम देने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते पीछे हट जा। और लोगों ने सिर्फ एक रिश्ते को एक कन्वीनियंस के हिसाब से रखा है कि पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है क्या है। तो ये मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये सोसाइटी के लिए भी हमारे बहुत खराब चीज है। खराब चीज। क्योंकि जो इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकता है उस पर आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये हर जगह ही चल रहा है। ये हर जगह। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही इसमें जिम्मेदार है, लड़कियां भी कम नहीं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है बहुत ज्यादा। इसमें क्या हो रहा है, जो लोग सच में जिनका वैल्यू सिस्टम है, जो स्ट्रॉन्ग एथिक्स पे है, वो उनको लगने लगा है कि भाई क्या यही हम ओल्ड स्कूल तो नहीं है। क्योंकि हर जगह आप यही देख रहे हैं। मतलब ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है ये इतना ज्यादा हाइक हो गया है। जैसे मैंने देखा है, जैसे थ्रोनिंग जो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी, उसमें भी मैम ऐसा था कि लड़का लड़की में एक इंसान तो एक्सपेक्ट कर रहा है दूसरे से कि तुम मुझे एज अ प्रिंसेस ट्रीट करो, हाँ बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दो, मेरी सारी मांगे पूरी करो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं तुमको वैसे बिल्कुल नहीं ट्रीट करूंगी, मैं तुमको एज अ ह्यूमन भी नहीं ट्रीट। एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था क्लोनिंग वाला, कि 10 साल वो एक थी रिलेशनशिप में, मैरिड कपल आया था। 10 साल वो उस रिलेशनशिप में थी, उसने उसको एज अ प्रिंसेस रखा, बहुत पैम्पर किया, जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं करूंगा, आगे होके सब चीजें करी। अब किसी रीजन से उनकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि कास्ट का कह लो या कोई भी रीजन थे, उनमें शादी नहीं हो पाई। अब जिससे शादी हुई वो इतना तवज्जो देता नहीं है, तो उसको अब वो अपने जो एक्स पार्टनर था, वो जो पहले रिलेशनशिप में था, उसको बार बार मिस करती। तो उसका जो अभी रिलेशन है, शादी हुई है, उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो बार बार उसे लगता है कि देख, और उसने रियली में अपने हस्बैंड को कह भी दिया कि मैं एक बंदे के साथ थी रिलेशनशिप में, वो मुझे ऐसे पैम्पर करके रखता था, बट तुम मेरी इतनी केयर नहीं करते हो, तो मुझे तुम्हारे साथ मैं कंफर्टेबल नहीं। आजकल तो इतना इजीली कह देते हैं, आपने नाम भी सुना होगा, स्लीप डिवोर्स। स्लीप डिवोर्स में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोते हैं। कैसे? मुझे नींद नहीं आती, तुम स्नोरिंग करते हो, तुम लेट सोते हो, तुम मोबाइल देखते हो, तो मुझे नींद नहीं आती, तो अपना कंफर्ट जोन वो लोग देखते हैं। देखिए, स्लीप डिवोर्स में ये है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए ले रहे हो तो इट्स ओके, कि हमारा नींद पूरा हो रहा है, तो उससे अगर नींद पूरी होगी इंसान की, तो उसके रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, उसका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। 1-2 दिन के लिए ऐसा है तो ठीक है, बट अगर आपने सोच लिया है कि हम सालों सालों तक अलग सोएंगे, तो वहां प्रॉब्लम्स आने लग जाती। तो हमें स्लीप डिवोर्स को कुछ टाइम के लिए ठीक है, बट ये कंटिन्यू में नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर चीज है तो आप अपने पार्टनर से डिस्कस करें, बात करें कि स्लीप डिवोर्स की प्रॉब्लम ऐसी ना आए, कुछ दिनों के लिए ठीक। मैम जैसे हम ना डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो यूजुअली हमारे दिमाग में यही आता है कि एक लड़की है जो शादी होके किसी घर में गई है और वहां पे वो प्रताड़ित हो रही। लेकिन आजकल ये भी, जैसे मैं आपसे बिहाइंड द सीन्स बात कर रही थी, आप बता रहे थे कि एक जो मदर इन लॉ है वो आपके पास आई थी और वो अपनी बहू से, जो कि एक प्रोफेशनली काफी अच्छा काम कर रही थी, उनसे वो काफी ज्यादा पीड़ित थी। तो मुझे बहुत चीजें हैं रोशनी जी, बहुत चीजें हैं, जो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे है, सच्चाई सामने नहीं आती है। हर पर देखिए, जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो हमें समझना जरूरी है कि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, तो वो ठीक है, एक बार आप समझो कि रिलेशन में है, हाँ हमारी फैमिली है, बट अगर वो बार बार परेशान कर रहा है, तो हमें आवाज उठानी जरूरी। यही जो हमारे पास 2-3 केसेस आए हैं, वहां मदर इन लॉ चुप रह रही है। अगर उसकी डॉटर इन लॉ उसको परेशान कर रही है, उसको खाने को नहीं दे रही है, उसको कुछ भी कर रही है, परेशान भी कर रही है, फिजिकली भी अब्यूज कर दी, वो चुप रहती है। क्यों? कि मुझे घर बनाना है, मुझे शांति चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि उसको हो गया कि बस अब तो मैं इसको कैसे भी परेशान करूं। कभी भी उसको डॉटर इन लॉ को गुस्सा आता है ना, तो वो उसको अब्यूजिव लैंग्वेज करती है, उसको ट्रीट करती है ऐसे मेड की जैसे। और जैसे ही उनका बेटा मीन उनका हस्बैंड आता है, तो कहते हैं अरे मम्मी जी आप बैठिए। देखिए, डबल फेसेस होते हैं, मम्मी जी आप बैठिए, आप खाने में क्या खाओगे, आप खोया दीता वाला। आई थिंक मैम जैसे ए दिले मुश्किल की हाँ मूवी की बात कर रहे थे, तो ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए रिलेशनशिप्स इसलिए भी क्योंकि जिससे आप शादी कर रहे हो उससे आप उसको आप दोस्त नहीं बना पा रहे हो। जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है उससे किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही है। जिसके साथ आप हो उसके साथ आपका मन नहीं लग रहा, जिसके साथ नहीं हो उसको आप मिस कर रहे हो।
तो ये ना बिरयानी बन गई है रिलेशनशिप की। तो मैम ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इंसान है तो उसको पहली बात तो साइकोलॉजिकली कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए उस फेज से निकलने के लिए, और उसमें थेरेपीज कैसे हेल्प करती है मैम? थेरेपीज देखिए कि थेरेपीज क्या है एक्चुअल में, थेरेपीज क्या होती है ये हर इंसान ले सकता है। एक्चुअल में ये ब्रेन स्टडी कि आप एक्चुअल में अपने ब्रेन को प्रॉपर समझ सकते हो, उसे हम कैसे ट्रीट करें वो हम समझ सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन एंजाइटी ऐसी चीज है जो लाइफ में सबको आती है, किसी को जल्दी आती, किसी को बाद में आती है। अगर हमने अपनी ब्रेन स्टडी कर ली एक्चुअल में मेरा ब्रेन कैसा है, तो आप हर चीज को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक चीज। थेरेपीज इसमें यही है कि हम थेरेपीज के अकॉर्डिंग कि आपको किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी को शेड्यूलिंग में प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत प्रॉब्लम है, तो आपके एक्चुअल में प्रॉब्लम अभी से आ रहा है, बचपन से है, या आप कंफर्ट जोन में चले गए हो, तो वो एक्चुअल में थेरेपीज के थ्रू ही सारा चीजें निकलती। जैसे हमारी ड्रिल थेरेपी है, तो हिप्नोसिस होता है, हिप्नोसिस के थ्रू हम माइंड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम डील कर सकते हैं। उस पे जैसे आप सबकॉन्शियसली हम वर्क करते हैं कि आपका एक्चुअल में माइंड कैसा आप चाहते हो, कैसा आप इन फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, थ्रू हिप्नोसिस के हम वो सारी चीजें ट्रांस में ले जाके इनबिल्ट कर देते हैं, जिससे इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती। और थेरेपी से आप विदाउट मेडिसिन सब क्योर कर सकते हैं। जो हमारा हेडक्वार्टर है ना, इसको हम ठीक कर सकते हैं, और जब हमारा हेडक्वार्टर ठीक रहेगा तो हमारी फुल बॉडी ठीक रहेगी। हर बॉडी के पेन का रीजन होता है। कैसे रीजन होता है, देखिए ये छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे किसी के बहुत माइग्रेन रह रहा है, हेडेक बहुत है, तो वो स्ट्रेस बहुत लेगा। शोल्डर्स में पेन है, तो वो उसके पास जिम्मेदारियां बहुत आ रहा है। बैक, लोअर बैक में है, तो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। नी में आ रहा है, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ रही। तो हर पेन का कुछ ना कुछ रीजन है। जैसे साइनस भी होता है, तो आप प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको एंजाइटी रह रही। लोग आजकल अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जंक फूड इतना खाते हैं, है ना? कुछ भी चीजें, जैसे कि अभी कई बच्चे तो हैं कि हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगता, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, हमें तो जंक फूड खाना है। तो टेस्टी तो लगता है, बट आपको पता है वो कितने दिन पुराना है, कैसे, किस मन से उसको बनाया, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी जरूरी है कि हम घर का प्रॉपर खाएं। एक दिन मैं सबको कहती हूँ, एक दिन रखो जंक फूड का, जितना कचरा खाना है ना उस दिन एक दिन खा ली। बट आपको डेली, अगर आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में करते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। मैम जैसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल की भी बात कर रहे थे, तो ये लॉयल्टी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो भले वो आप मेल्स में देख लीजिए, फीमेल्स में, तो ऐसे आपके पास केसेस आते हैं जहाँ पे मतलब लोग बताते हैं कि उन्होंने क्यों चीट किया? आते, कल ही मेरे पास केस आया था, कपल आए, उसमें उसने, जब हमने उसका सेशन लिया तब उसने बताया, उसने कि मैम मैं हर बार मेरी वाइफ को चीट करता हूँ, हर बार चीट करता हूँ। उनका तो फिर करता क्यों है? मैम मैं उसके गुस्से से डरता हूँ। मैं मिला, मेरी पुरानी स्कूल फ्रेंड थी, मैं उससे मिला, उससे फोन पे बात करी। मैं चाहता तो मैं उसको ओपनली बता सकता था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो मेरे पे डाउट करेगी, मैं कहीं भी जाऊंगा तो डाउट करेगी, तो मैंने छुपाया, एंगर इशू। बट झूठ कहीं ना कहीं तो पकड़ में आ ही जाता है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये हर कपल को ध्यान रखना जरूरी है कि झूठ पकड़ में आ जाता है। तो जितना लॉयल रह सकते हैं अपने पार्टनर से रहें, बातचीत करें। एक जैसे कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ को एक कपल टाइम जो होता है ना, मी टाइम दोनों का, वो होना चाहिए। वो आप टाइम दो, जिससे उसने क्या किया पूरे दिन वो आप सुनो, आपने क्या किया वो सुने। फोन में जैसे जो कपल्स आते हैं, हस्बैंड आया पूरे टाइम फोन पे रहता है, तो वो क्या, आपके थॉट एक्सचेंज नहीं हो पाते, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये ओपन अप कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरत। वहां पे फिर लॉयल्टी का से प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर वो ओपनली बता सकती है वाइफ की या हस्बैंड भी कि देख यार, मेरी वो फ्रेंड का फोन आया था, मैंने बात कर ली 2 मिनट, तो कहेगी ठीक है कर लो, बात करने में क्या दिक्कत। हाँ, डिनर पे जाना है दोस्त, चलो मैं भी चलती हूँ, उसके भी हस्बैंड को बुला लो हो गया, फैमिली गेट टुगेदर हो गया। तो आपको ये चीजें समझनी जरूरी है कि अब आप कमिटेड हो अपनी वाइफ से, वाइफ कमिटेड है अपने हस्बैंड से,
तो यहीं पे आपका जो है ना जर्नी, स्मूथ जर्नी बना के हमें एग्जाम्पल क्रिएट करना है अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे भी ऐसे रही, कि अगर बच्चे देखेंगे घर में हमारे मम्मी पापा लड़ते हैं, शादी ऐसी होती है, तो फिर क्या करेंगे? वो भी तो वही बैक सिस्टम सीख रहे हैं ना कि मम्मी किसी और को पापा को चीट कर रही है किसी और के लिए, हाँ पापा चीट कर रहे हैं किसी और को मम्मी को छोड़ के, तो भाई ये तो हमारे घर में तो चलता आ रहा है, ये तो भी यही करेंगे। उनको ये नहीं लगेगा ना कि मॉरली गलत है। आप एग्जाम्पल ही ऐसा सेट कर रहे हो कि भाई लॉयल्टी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मम्मी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पापा मेरे लिए उतनी वैल्यू नहीं करते, तो आप दिखा भी तो बच्चों को वही चीज रहे। अंडरस्टैंडिंग होना कपल्स में बहुत जरूरी है। अब जैसे एक पार्टनर है, उसकी गलत आदत क्या है? ड्रिंकिंग की, ठीक है। अब उसको लगा कि मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा तो ये मेरे पे गुस्सा होगी, वहीं पे उसको क्या करना चाहिए? वाइफ को भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कंट्रोलेबल में ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यही वो ये नहीं कहे नहीं तुम नॉनवेज खाते हो, तुम ड्रिंक करते हो, तो मेरे पास नहीं आओगे, नहीं। थोड़ा फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी। और कभी कभी आदमी ओवर भी तो कर देते हैं। पढ़ के पी के अगर आप नाले पे पड़े हो तो यार उसको यही लगेगा ना कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी ना है सिर्फ। हाँ, और फिर क्या होता है मैम कि एक फुल स्टॉप लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनको लगता है कि हाँ ये मजे की चीज है, कहीं ना कहीं आप अंदर अपने आप को ही खत्म कर रही हो बिल्कुल ये सारी चीजों से हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। फिर कितनी सारी आजकल आप देखिए ओबेसिटी की बात है, अगर अगर हम टोबैको कंजम्पशन की लिखते हैं चीजें कितनी, और सिर्फ बड़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, छोटे बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास आपको वो सामान मिल जाएगा जो शायद बड़ों को नहीं मिलते हो। अभी संडे एक आया मेरे पास, हाँ, सेशन, उसमें कहा कि मैम मैं 10 साल से टबैको खा रहा था, मेरी वाइफ ने, डॉक्टर्स ने, सब मेडिसिन मैंने ले दी, पर मैं छोड़ नहीं पाई। पर मेरी बच्ची आई 3 साल की मेरे पास, तो उसने मुझे कहा पापा आप ये क्या गंदा गंदा खाते हो, इसमें से जो बदबू आती है और आपके सारे टीथ है ना रेड हो जाते हैं, है ना, आप ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे कैसे हो? मैं भी नहीं बोल पाती हूँ ऐसे, मैं भी बोलूं, मैं भी खा के देखूं ऐसे। तो वही उनको रियलाइज हुआ कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, अब मुझे ये चीज नहीं करनी। उसी दिन उसने छोड़ दिया। सब काम है ये दिमाग देखो आपका। आप अगर दिमाग से चाहते हो कोई चीज छोड़ना, तो आप 100% छोड़ सकते हो। आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई मुझे अब ये चीजें नहीं ही कर। मेंटली कहते हैं ना स्ट्रांग होना सर। और जब मैं आपको थेरेपीज की अपनी बात शेयर करूँ, थेरेपी से हम इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं कि कोई भी सिचुएशन है उसको आप बेधड़के से जीतो, करो। सब चीजों का एंड क्या होता है? अपन किस चीज से डर? डेथ से, मौत से। सबको डर लगता है। तो मौत तो सबने आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आनी है। तो जो होना है हो जाए, जस्ट डू इट। जो करना है ना इसी जन्म में सोच लो कि करना है। बकेट लिस्ट बनाओ अपनी, लिखो क्या क्या करना है। स्काई डाइविंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है, पैरासीलिंग करनी है, स्कूबा डाइविंग, जो भी करना है जस्ट डू इट। अपने आप को रोको मत। हाँ, अपनी एनर्जी मैम अगर सही जगह पे सही चैनलाइज करेंगे ना तो आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, बिकॉज लोगों के पास अगर टाइम भी होता है उनको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना नहीं आता है। मतलब आप अगर ऐसे ही बैठे हो, आप अगर जैसे मैंने ये चीज देखी है, लोगों को मूव ऑन करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक जो इंसान है वो बोलता है यार मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है। मतलब आप मुझे बताओ, जैसे लोग ड्रंक डाइल कर देते हैं, दारू पी के लोग इधर-उधर कॉल करते हैं। क्या आप अपने दारू पी के अपने ऑफिस के बॉस को कॉल नहीं कर कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं होती। क्या आप अपने पापा को कॉल कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो अगर आप कॉल भी कर रहे हो तो कहीं न कहीं आप आपका सबकॉन्शियस आपका माइंड अलाउ कर रहा है वो चीज़ करने के लिए। आप ऐसे सिचुएशन में ऐसे लोगों को नहीं करोगे ड्रंक ड्राइव जहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो यानी कि आप अवेयर होते हो कि भाई मुझे क्या चीज प्रॉपर करनी है या नहीं करनी। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो आपके माइंड में एग्जैक्टली पता नहीं होता है। एक और केस आएगा, मैं बार बार केसेस का कहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और पूरे दिन में हम 15 से 20 केसेस एवरीडे लेते ही हैं। उसमें एक केस में था, मेरे पास आई अच्छी सी थी लेट लेडी, और स्किनी, हाँ, और लग नहीं रहा था कि इतनी एज है, लाइक, पर वो बहुत ज्यादा ऐसे व्हाइट हेयर, ऐसे मैंने कहा कितने, क्या एज है? वो कहती है कि मैम मेरी तो केवल 30 है। मैंने कहा बट तुम तो ज्यादा लग रही हो एज। हाँ, उसका क्या सीन था कि उसका ब्रेकअप हुआ, 1 साल रिलेशन था, 10 साल हो चुका है, उससे मूव ऑन ही नहीं हो पाया, और वो भी वन साइडेड। मैम ये पिक्चरें बहुत देखते हैं ये लोग शायद। उसने क्या, उसको ड्रीम में सब कुछ बना लिया, और जबकि सामने वाले को पता भी नहीं कि ये मेरे लिए ऐसा सा सोचा है। मूव ऑन, बट उसमें सबसे पहला है कि उसकी विल पावर बहुत वीक थी।
वो मेंटली और इमोशनली बहुत डाउन थी। उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली कि भाई आप इससे कैसे मूव ऑन होना चाहते हो। उससे मैंने उसकी मदर लेके आई थी। मैंने पूछा, सिंपल पूछा, मैंने कहा आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हो? मैम अब कैसे होगा, अब तो 10 साल हो गए, अब तो मैं हो ही नहीं सकता। उसने पहले ही गिव अप कर दिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो आपको अगर ज़ील है कि मुझे ठीक होना है किसी भी चीज़ में, कोई भी अगर दवाई भी है, कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी बैड हैबिट है, कुछ भी है, आपको अगर उस चीज़ से निकलना है, तो आप में अंदर ज़ील होनी चाहिए कि मुझे अब 100% ठीक होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर प्रॉब्लम्स को सबसे बड़ी मैं की देती हूँ कि आप हर चीज़ को चैलेंज करो। एंग्ज़ायटी हो रही? कहो कि ठीक है, कितना होगी? बोले, मैं करके दिखाऊँगी। घर वाले परेशान करते हैं, ठीक है, बोलो, मैं तो करके दिखाऊँगी। तो ये चीज़ें अंदर ज़ील होनी चाहिए। आपको मैम ऐसा भी लगता है क्या कि डिप्रेशन और एंजाइटी को इतना ओवररेट कर दिया है इन लोगों ने कि मतलब मुझे तो ये है, मुझे तो वो है। अगर अगर आपको थोड़ा-सा कुछ लगता भी है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हमारी मम्मी थी, हमारी दादी नहीं ठीक है, उनको स्ट्रेस नहीं था। बिल्कुल घर की पॉलिटिक्स से बड़ा ऑफिस का पॉलिटिक्स नहीं होता मैम। ऑफिस को आप बाय करके आ सकते हो कि भाई मेरा टाइम हो गया, बाय मैं जा। पहले तो जॉइंट फैमिली थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, पर कभी उस इतना नहीं हुआ कि भाई ठीक है, अभी मैं नहीं बना रही खाना, थोड़ी देर में बना दूँगी, तो खाने में नमक तेज़ हो गया, है ना? खीर बनाई तो उसमें चीनी तेज़ हो गई, तो ये छोटा-मोटा यही तकरार होती थी। अब आप देखो कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को क्यों इतना कर दिया है? क्यों? क्योंकि लोग गूगल कर लेते हैं। आपको सिम्पटम्स होंगे 2 या 3, आप गूगल करके उसमें 8-10 और ऐड ऑन कर दो, और फिर वही चीज़ें आप बढ़ा के अपने सामने कहोगे सबको कि देखो मुझे ये भी है, ये है। मुझे लगता है मैम ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की भी बहुत ज़्यादा रोल है आपको और ज़्यादा दिमाग से डिस्टर्ब करने की। यस, अगर आप कोई पैटर्न फ़ॉलो देख रहे हो कि मेरी लाइफ में मैं यार बार-बार ये पैटर्न की वजह से इस सिचुएशन में पहुँच रही हूँ, तो एक सेल्फ एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई आपकी तभी मदद कर सकता है जब आप अपनी मदद करना चाहते हो। बिल्कुल, अगर मैं मदद लेना ही नहीं चाहती हूँ या खुद की मदद करना ही नहीं चाहती हूँ, अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना ही नहीं चाहती, तो कोई भी नहीं मदद कोई कर भी सकता। नहीं करना चाहे। कोई दवाई भी नहीं आपको ठीक कर सकती। यस, यस, यस। जैसे एक केस था, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं 30 साल से मैं दवाई ले नींद की, और मैं अभी तक ठीक नहीं हो पाई। मेरे बेटा हुआ था तब मैंने दवाइयाँ शुरू करी थी नींद की लेने की, और मेरा पोता होने वाला, मैं अब छोड़ना चाह। अरे बाप रे! ऐसी क्या बात हो गई मैम कि 30 साल तक दवाई? दवाइयाँ, वो दवाइयों का नशा। प्लासिबो मेडिसिन्स होती हैं कि आपको दे दी है, आपको इफ़ेक्ट तो नहीं करेगी, बट वो प्लासिबो मेडिसिन्स रही है, भई मैंने ये दवाई खा ली तो मुझे नींद आ जाए। हैं। गॉड! अब जैसे गैसलाइटिंग कहेंगे, इसमें रिलेशनशिप का अपन कहेंगे, उसमें क्या होता है कि जो एक अपोज़िट पार्टनर होता है, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर आप में उसने समझ लिया कि इसकी ये क्वालिटीज़ है, तो कभी तो आपको कहेगा कि तुम अच्छा कर रही हो, कभी वो आपको नीचा गिराएगा, आपको उठने नहीं देगा। आपके जो क्लोज़ वन्स हैं, उसमें भी वो कहेगा कि मैं इनको बना लेता हूँ, तुम्हारे मेरे वीक पॉइंट्स तुम्हारे मेरे पास हैं, तुम्हें बस कंट्रोल करना चाहेगा। ऐसा अगर पार्टनर है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, आप पे कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपका पार्टनर, तो आपको उसी टाइम एक समझना ज़रूरी है कि भई ये मेरी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। क्योंकि एक टाइम होता है जब आप ग्रोथ कर सकते हो। आफ्टर 40, आफ्टर 50 आपको फिर उसी में ही रहना पड़ेगा रिलेशन में। तो अगर आपको है कि मेरा पार्टनर मेरी ग्रोथ रोक रहा है, मुझसे बात प्रॉपर नहीं कर रहा है, मुझे हर जगह डाउन कर रहा है, तो वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो सच में अगर अगर किसी को किसी से प्यार होगा ना, तो उसकी वजह से आपका वर्ज़न बेटर ही बनेगा। हाँ, आपका वर्ज़न कभी खराब नहीं होगा। और अगर आपका वर्ज़न खराब हो रहा है मतलब वो आपके लिए नहीं बना है। हाँ, राइट। और वो किसी के लिए भी ये चीज़ हो सकती। जैसे रेगुलरली अगर आप कंसिस्टेंटली किसी को इनसिक्योर फील करा रहे हो, किसी को एज़ अ फेलियर फील करा रहे हो, या ये बोल रहे हो यार मैं तो तुम्हारा वेल विशर हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये वेल विशर के पीछे छुपना बहुत ईज़ी होता है, बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है बोली हुई बात तो वापस नहीं आती है, सामने वाला भूल भी जाता है। लेकिन जिसको बोला गया है ना वो हमेशा याद रहती है, क्योंकि उसके पास, सामने वाले के पास आपके वीक पॉइंट होते हैं। वो कैसे आपको ट्रिकी वे में करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे ही आप अगेंस्ट जाओगे, गुस्सा करोगे, तो वो आपको पैम्पर करने आ जाएगा। अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं, चल डिनर पे चलते हैं, चल तू ये ड्रेस ले ले,
तो इस तरह से वो क्या आपको पूरा ओवरकम कर लेता है कि ना तो वो आपको छोड़ेगा, ना साथ रहने लायक रखेगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आप लोगों से मिल नहीं पाओगे, डिस्टर्ब रहोगे। आपको लगेगा कि यार क्या लाइफ है, कुछ नहीं है, ठीक है, कम से कम छत तो है, खाने को तो है। बट आप अपनी जो धीरे-धीरे जो आप में अंदर इनबिल्ट अच्छी चीज़ें थी, क्वालिटीज़ थी, आपकी एजुकेशन थी, वो सब डाउन होती जाएगी। आपको लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। मेरे जितने भी अच्छे लोग थे, मेरे जो लोग थे, उनको भी उसने ऐसा कर दिया कि भई ये तो किसी काम की नहीं है, ये दिन भर सोती रहती है, इसके है ना इसके इसके तो हमेशा सिर दर्द रहता है, ये हमेशा बीमार रहती है ना? फिर अगर आप कुछ करने जाओगे तो भी कहेगा, हाँ, तूने अच्छा नहीं किया। अरे तेरी चाल कैसी है? होगा तुमसे होगा नहीं। अरे भाई कर रही है, वो कोशिश कर रही है, वो अपने पार्टनर से भी अच्छा कर सकती है। ये चीज़ उस पार्टनर को पता है। गैसलाइटिंग तभी तो हुआ कि वो उसको पार्टनर को पता है कि ये मेरे से आगे बढ़ सकती है, बट वो बढ़ने नहीं दे। मतलब आप ऐसे बोलोगे कि नहीं ऐसा तो मतलब तुम्हारे में है नहीं, तुम्हारी सारी क्वालिटीज फॉल्स हो जाएंगी। मास्क के लिए कि तुम कैसे बात करती हो लोगों के सामने, तुम कपड़े कैसे पहन रहे हो, तुम बोलती कैसे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें किसी के सामने प्रेजेंट होना नहीं आता, तुम्हारी फैमिली बेकार है। फिर वहीं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे अगेंस्ट करेगा कि देखो ये कुछ भी काम नहीं करती, इसके लिए तो मैंने इतने नौकर चाकर लगा रखे हैं, है ना, ये तो दिन भर सोती रखी, जबकि वो सब काम कर रही है, बच्चों का भी ध्यान रख रही है, उनके पेरेंट्स का भी ध्यान रख रही है, हर चीज वो कर रही है। फिर वहीं पे उस पार्टनर को, उस लेडी को समझना जरूरी है कि आपकी जो क्वालिटीज हैं उसको खोना नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है, बट आपको अपने लिए मी टाइम निकालना है। पढ़ाई करो, जो आप में क्वालिटीज हैं उसको और बूस्टअप करो, अपने लिए अच्छा सोचो। जहां आप अपने अंदर स्ट्रांग होने लगे ना, मेंटली स्ट्रांग, तो आपकी वही प्रॉब्लम्स जाती जाए। वो जाती जाए। और मैम मुझे ऐसा भी लगता है कि चाहे आपका हस्बैंड कितना भी बड़ा बिग शॉट हो, कितना भी अचीवर हो या कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, आपको ये बात जानना जरूरी है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। हालांकि ये पहले के टाइम पे भी जरूरी था, लेकिन हमने जो देखते हमारे हैं, हम यही देख रहे हैं कि एक औरत है जो ऑफिस में भी काम करती है, जो घर में भी काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, अपने सास ससुर को भी संभालती है, लेकिन जब भी अगर उसके मायके ससुराल से कोई आएगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड्स उनके सामने ही अपनी वाइफ की बुराई करने लग जाते हैं, विच आई फील इज टोटली रॉन्ग। यस, क्योंकि बच्चे भी यही देखते हैं यार कि ये तो, उनको ये फील ही नहीं होता कि ये तुम्हारी मम्मी है, हाँ, या तुम्हारे जो पापा हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल आपकी मम्मी का है। आपको ये लगता है ये इनके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो अरे ये तो वो एक तरीके से आपने मेड बना दी। लेट बनाए तो बच्चे को भी यही लगता है कि यार मम्मी उनके क्या, साथ बदतमीजी कर, हाँ बदतमीजी करो चलेगा। चलेगा, मम्मी तो काम करने वाली पूरे दिन काम ही करती है और क्या कर ले, मम्मी तुम्हें आता ही क्या है? जबकि मम्मी एमए किया हो, अच्छी बीएड किया हो, एमएड किया हो, अच्छी एजुकेटेड हो, मम्मी क्या करती है दिन भर, घर में ही तो रहती है, घर का ही तो काम करती है, मम्मी को आता क्या? पापा देखो हमारे कितने अच्छे हैं, जबकि पापा कुछ नहीं कर रहे हैं, जाके बस बैठ रहे हैं ऑफिस में, कुछ नहीं कर रहे हैं। बट जो बच्चे एनवायरनमेंट देखते हैं तो फिर वैसे ही वो ये करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो वो चीजें हमें माइंड में रखनी जरूरी है कि जहां भी आपको लग रहा है कि आपकी मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां आपको अपने के ऐसा कहता अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, उठो, खड़े हो। विद्या ऐसा धन है जो कोई नहीं छीन सकता है, तो हमेशा सीखो या सिखाओ। जैसे मैम बहुत बार ये भी हम देखते हैं, जैसे जब पोस्टमार्टम आता है किसी भी लेडी का, हाँ, तो क्या होता है कि उसके पहले तक, जब तक वो प्रेगनेंसी के फेज में नहीं आती, तब तक वो अपनी एक लाइफ जी रही होता है, घर में भी ऑफिस में भी उनका काम चल रहा होता है, बट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड ऑल एक ब्रेक आ जाता है बीच में, है ना। तो जैसे सबैटिकल लीव में कोई चला गया है, या प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा टाइम है, और उसके बाद कभी बच्चों की वजह से वो जॉब नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, तो वो जो मैम 2-3 साल होते हैं, जब जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद वो बहुत चैलेंजिंग फेस हो जाता है, स्पेशली फॉर मदर, क्योंकि मदर को हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, लैक्टेटिंग मदर भी होती है उस समय, और फिर क्या होता है, बॉडी इतनी सारी चेंजेस से जा रहा होता है, तो मूड स्विंग्स भी बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद जो आपका 2-3 साल का जो गैप आता है, उसके बाद अगर आप नौकरी नहीं जा रहे हो या जा भी रहे हो, तो ना एक बहुत बड़ा चैलेंज जाता है, क्योंकि चाहे पापा कितना भी अच्छा हो, लेकिन पहला जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो एक लगता है कि बच्चा है, तो भाई मदर फादर में मदर ही बच्चे को देखेगी मेरे।
घर में रहने की बात है तो फिर मदर ही देखेगी। बच्चे को बुखार है तो मदर भले हाफ डे लेके जा रही है, लेकिन ऑफिस में भी उनसे ये पूछा जाएगा कि तुम लेट क्यों आए। तो भाई पैदा भी हम तुमको करें, उसके बाद छुट्टी भी हम ले रहे हैं, तो जवाब भी हम तुमको दें। ये साइकिल मुझे लगता है अभी भी पूरा इक्वल नहीं है। साइकिल पता है हमें कहीं ना कहीं ब्रेक करना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होना कपल्स में बहुत जरूरी है। बच्चा एक का ही नहीं है, बच्चा दोनों का है, तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर लेनी जरूरी है। तो जैसे कभी वाइफ आ गई जल्दी, कभी हस्बैंड आ गया, कभी मदर इन लॉ ने संभाल लिया, कभी फादर इन लॉ ने संभाल लिया। तो फैमिली का मतलब ही होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे को प्रॉपर समझो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो अच्छा रहेगा। अब जैसे स्पेशली मैं वुमेन्स के लिए कहना चाहूंगी कि जब टाइम होता है कि जब आप एकदम से हार्मोनल चेंजेस हो गए, बॉडी भी अनशेप हो गई है, तो उससे कैसे करो? उससे आप जब आप रेस्ट पे हो, तब आप अपना एक शेड्यूल बनाओ कि आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स मैं ऐसे ऐसे स्टार्ट करूंगी, तो वो शेप अप में आ जाएगा सारी चीजें। स्टडीज भी प्रॉपर हो जाएंगी, काम भी आप उस लेवल भी की। उस टाइम जब ब्रेक आ जाता है तब एक कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है कि अब यार कितनी गैप आ गया, अभी छूट गई होंगी, मैं कैसे कवर अप करूंगी। अब नया नया स्टाफ आ गया है, नई चीजें आ गई है मार्केट में, रेज्यूम में हाँ वैक्यूम आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उसको वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगेगा, 6 महीना लग सकता है, बट वो सब चीजें कवर अप हो जाती है। कहते हैं ना, थोड़ा पेशेंस रखना जरूर। उसी टाइम आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो। मेडिटेशन है, योगा है, वॉक है, जर्नलिंग है। खुद को टाइम देके आप अपने आप को बेटर बना सकते हो। आपकी लाइफ में गोल्स क्या है कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो जब आपका विजन लॉन्ग होगा, आपका कहते हैं ना कि दूर तक आपके सोचने का विजन, आपको पता है, आप कोई भी चीज ले, आप अपना पूरा पूरी लाइफ, जितनी भी आपकी लाइफ है, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, आप खुद प्लान कर सकते हैं। और बिलीव मी, ऐसा ही होता है। अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कि मुझे अपनी लाइफ ऐसी ऐसी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ऐसा मेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, मुझे यहाँ वेकेशंस पे जाना है, वो सब फुलफिल होती है। अरे ईश्वर भी कहता है यार, सोचो तो सही, मैं हूं ना, बोलो तो सही तुम्हें क्या चाहिए। अगर हम ही सोचेंगे पता नहीं मिले क्या होगा, नहीं, हाँ डाउटफुल, हम खुद पे डाउटफुल कर रहे हैं कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, मे बी, शायद। और मैम ऐसे भी बोलते हैं कि ना, जैसे हम बोलते हैं कि ना ऊपर वाला किस्मत लिखता है हम की, है ना, लेकिन बहुत सारे पन्नों पे हो सकता है उसने लिखा हो जैसा तुम चाहो। यस है, ये बिलीव है। जैसे आप देखिएगा कि आपकी जो स्टडी करियर लाइन है ना, जैसा जैसा आप कर्म करोगे ना, वैसी रेखाएं बदलती जाएंगी, वो और बढ़ता जाएगा। आप कर्म तो करो, आप सोच तो कि ईश्वर पे छोड़ दिया है कि भाई खाना रखा है, भगवान ही खिलाएगा आके, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। आपको अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। ये कर्म प्रधान देश है, आप जितना करोगे उतना ही मिलेगा। आप सोचो नहीं भैया मैं तो बहुत अच्छे से रहा हूं, अरे धन तो कुबेर का भी खत्म हो जाता है। तो भाई आपको उसके लिए वर्क करना प्रॉपर जरूरी। जो चीजें आप चाहते हो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी प्रॉपर जरूरी। एग्जीक्यूशन भी उसका करना पड़ेगा, सही बात है ना। अच्छा मैम, जब हम सेक्सुअल डिजायर्स की बात करते हैं तो जब लेडीज की स्पेशली बात आती है ना, तो बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे आई एम श्योर आपके पास ऐसे भी केसेस आते होंगे जहाँ पे लड़कियां सेटिस्फाइड नहीं है अपने सेक्सुअल डिजायर्स को लेके, बट अगर आप ये बात, अभी भी ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे आप ओपनली नहीं बोल सकते हो, या फिर आपको ये लगता है कि सामने वाले का मेल ईगो इतना ज्यादा है कि फिर ये घर में एक युद्ध हो जाएगा इस चीज को लेके, वो समझेंगे नहीं उस चीज को, वो बहुत सुपरफिशियली समझेंगे कि तुमने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तुम मुझे क्या समझती हो वैसे, मतलब लोग अपने मैन ईगो में ले जाते हैं वो चीज। बट आई थिंक ये उतना ही इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए भी जितना इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए भी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वुमेन नीड इट एज मच एज मैन नीड्स इट। तो ये इसमें भी इक्वालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हर चीज में कंपैटिबिलिटी जरूरी है, चाहे वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट आप देखिए, जब भी एक लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं,
तो लड़के वालों से ये ज़रूर पूछा जाता है, तुम कहाँ काम करते हो? तुम्हारे कितने भाई हैं? तुम्हारे कितने बहन हैं? ये वो। लड़का-लड़की भी जब एक-दूसरे से बात करते हैं, तो वो आपकी हॉबीज़, आपकी ये सारी चीज़ें पूछते हैं। बट स्पेशली अरेंज मैरेजेज़ में आपको नहीं पता है कि आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी आफ्टर मैरिज कैसी होने वाली है, जो अगेन एक बहुत अंडरलाइनिंग इश्यू हो जाएगा। और जब अगर लड़की ने ये चीज़ बोल दी, वो सीधे उसके कैरेक्टर में आ जाएगा, लोग उसे स्लट शेम कर देंगे। तो आई थिंक ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे घरों में अभी भी लड़कियाँ अनसैटिस्फाइड हैं। हाँ, तो ऐसे केसेस आते हैं। देखिए, वुमेन को चाहिए फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा, इमोशनली इंटीमेसी। आपका पार्टनर जब भी आए तो उससे पहले बात करे, उसको समझ दिखाए कि भाई तुमने क्या किया, आज का पूरा दिन कैसा था, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। उससे इमोशनली इंटीमेसी जब मिलेगी ना, तब वो कंफर्ट जोन में जाने लगेगी, तब फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जा सकती है। अगर आते ही आप फिजिकल इंटीमेसी के लिए बोलोगे तो वो प्रिपेयर नहीं होती। वो सोचती है कि ठीक है, चलो मूड ठीक करने के लिए 1-2 बार हो जाएगा, बट वो रेगुलर बेस पे नहीं होगा। फिर वहीं वो अपने आप को डाउन करती जाएगी कि भाई मैं बिल्कुल एकदम शेल में चल जाएगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये क्या हो रहा है? फिर उसके अंदर एंगर इश्यूज़ आने लगेंगे, वो इरिटेट होने लगेगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि आप प्रॉपर उससे बात करो, पार्टनर से। कहीं घुमाने के जाओ। जैसे ना बच्चे होने के बाद क्या होता है, कपल में ना एक कहते हैं ना बाज स्पार्क खत्म हो जाता है। कहते हैं अरे यार कहाँ इसको कॉफी पे ले जाऊं। सबसे पहले हम कहते हैं जब हमारे पास कपल काउंसलिंग के लिए आते हैं, आप अपनी वाइफ को यहीं से ही आज से शुरू करो, आप अभी कॉफी पे लेके जाओ। फिर वहां जो उनका कॉन्वर्सेशन होता है, वो उनको कहता है अरे यार हम तो 20 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी ना, हम तो उसी फेज में चले गए। तो ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ हों, जहाँ बच्चे ना हो और ना फैमिली की कोई भी किधर फैमिली मेंबर हो। तो ऐसा उनको टाइम भी कभी निकालना चाहिए, जिससे उनके अंदर क्लोजनेस आएगी, फिजिकल इंटीमेसी अपने आप होगी। तो अगर कपल्स चाहते हैं कि हमारे इंटीमेसी भी अच्छी रहे, तो आपको उनसे कॉन्वर्सेशन, उनसे बातचीत करनी बहुत ज़रूरी। और ना मैंने ये भी चीज़ देखी है, जैसे जो अपब्रिंगिंग होती है ना कपल की, वो चीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है उनके आने वाले जनरेशन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड है जिनके मम्मी पापा ने उनको बहुत ही शेल में रखा हो, या बहुत अभी भी जो उनको बच्चा ही मानते, अरे यहाँ मत जा ऐसा हो जाएगा, वैसे मत कर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा ये नहीं समझ रहे हैं कि वो भी अब किसी बच्चे का बाप है। हाँ, तो जब वो बच्चे के बाप बनने की काबिलियत रखता है, तो वो अपनी लाइफ, देखो एक चीज होती है गाइडेंस, बट अगर आप इतनी उम्र में भी स्पून फीड करोगे, तो वो बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। अगर आप हर चीज में उसको ट्रॉमा ही दिखा रहे हो, हाँ, पानी में मत जाओ ऐसे हो जाएगा, ये मत करो ऐसे हो जाएगा, गिर जाओगे, ओवर सिक्योर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ट्रॉमा है ना, आप कहीं ट्रांसफर कर रहे हो, जाने अनजाने में उस बच्चे पे डाल रहे हो। हो सकता है उस बच्चे को डर का डर भी नहीं आता हो, उसको पता ही नहीं डर क्या है। वो इसी में कहते हैं जनरेशन ट्रॉमा। हम्म। तो आप जनरेशन टू जनरेशन आप वहाँ ट्रॉमा पास कर रहे हो। पास कर रहे हो। जैसे फादर को पानी से डर लगता था, वो अपने बेटे को यही सिखाएंगे, बेटे ने यही सीखा तो वो अपने बेटे को भी यही सिखाएंगे। तो वो जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रॉमा पास ऑन होता रहता है। उसी का साइकिल भी तोड़ना आना जरूरी। इसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है कि आप कैसे चीजों को ना ब्रेक करो। बट ये रियलाइज करते हैं मैम पेरेंट्स ये कि होते हैं घर से। एक मेरे पास ऐसे ही आए थे, उन्होंने कहा कि आफ्टर 60 उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने पैसा मेरे पास है, घर है, वाइफ है, 2-2 घर है, 2-2 गाड़ियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर मेरे पास हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस नहीं है। क्यों? जब हमने फिर सेशन लिए, हिप्नोसिस के थ्रू हमें पता लगा कि जो उनके फादर थे, उन्होंने उसको टच में रखा ही नहीं। इनके फादर के पास वो रहते ही नहीं थे, वो रहते थे अपने दादाजी के पास। तो उन्हें हर चीज में कंप्रोमाइज करना पड़ता था कि भाई चाचा के बच्चे को तो ये कपड़े मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। खाने में उसको तो अच्छी घी वाली रोटी मिलेगी, उसको केक भी मिलेगा, उसको ये अभी नहीं है, बाद में। कपड़े भी हैं तो उसको पुराने दे देंगे। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा आप ऐसे लेके आते हो, तो जो वो आपने फेस किया है, वो ही आप कैरी ऑन बात बात में आप ट्रांसफर करते रहते हो। वहीं आपको समझना जरूरी है। आप कहेंगे ना कि आपको कब पता लगेगा, तो जब आपका बिहेवियर कुछ अलग हो रहा है। जैसे कहते हैं ना हैप्पी नहीं है हम। हमें छोटी छोटी चीजों में ना हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये चीजें हमें समझनी जरूरी है कि अगर हम हर चीज में खुश नहीं हो रहे, और आजकल जनरल है
कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ आ गया, अब हमें खुशी नहीं। अब पहले के टाइम में दिवाली और बर्थडे पे ही कपड़े आते थे, और अब तो डेली के डेली कपड़े आते हैं। मैम कपड़े भी, और जो आइसक्रीम का फैमिली पैक होता था वो एग्जाम में जब आप बहुत अच्छे नंबर लाते थे या समर वेकेशन स्टार्ट होते थे तब आता था। वो एक फैमिली आइसक्रीम का पैक देखने के लिए हमारे लिए वो बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी थी। अगर किटकैट का एक बड़ा सा पैकेट आ जाता था तो इट वाज लाइक एन अचीवमेंट कि मैंने क्या पा लिया। हाँ। अब मुझे ऐसा लगता है मैम कि इजी एक्सेसिबिलिटी भी हो गई है। हर चीज आपको, हर एक, भले वो प्रोडक्ट हो या कोई इंसान हो, हर चीज के इतने ऑल्टरनेटिव हैं। आप ऑनलाइन एक बार हाथ घुमाओ, आपको 10 एक जैसी चीज मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है मैम वो भी चीज है जिससे ना क्यूरियोसिटी खत्म होता जा रही है सारी। पहले ऐसे था कि हम जब फ्रेंड्स मिलते थे साथ में हम पिकनिक बनाते थे, सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के लेके आ रहे थे। हम कहीं जाते थे घूमने के लिए पहाड़ों, घर के आ रहा हाँ पिकनिक, क्या खाते, पार्क में बैठ के खाते, घोड़ा बादाम सही से लेके मारता ही खेलते थे। और वो काफी उम्र तक खेलते थे। पहले ये नहीं था कि ये इतनी उम्र तक ही खेल सकता है, ये उतनी उम्र तक। अब आप कभी देखोगे पार्क में हम जैसे लोग कैसे हुए, कहीं नहीं। अगर तुम्हें देख लिया तो नहीं, अरे भैया क्या आपके पास काम धंधे में है क्या। तो यही चीजें तो चलती आ रही है कि जो पहले की नेचुरल चीजें थी वो खो गए। अब जैसे कि एक छोटा सा, जैसे मैं एग्जाम्पल कहूंगी कि अगर हम आंख बंद करते हैं तो हम कहते हैं कि आपने अभी जब बाहर से आप यहाँ आए हो, 5 चीजें बताओ कि जो आपने देखी हो। ब्लैंक, लोग ब्लैंक होते हैं क्योंकि माइंडफुलनेस नहीं है। आपने क्या, जैसे कहते हैं ना पर्टिकुलर, एक मैंने रेड कार देखी थी, बहुत अच्छी थी, है ना। एक मैंने देखा कि एक भिखारी था, है ना। एक अच्छी गाड़ी देखी, एक बहुत सुंदर सी लड़की देखी, उसने रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। ये हुआ माइंडफुलनेस कि आप एग्जैक्टली वहां पे हो, प्रेजेंट सिचुएशन। आप जैसे खाना भी खाते हैं तो लोग फोन रख के साथ में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। आपने उनसे पूछ लो कि आपने जो ब्रेकफास्ट में क्या किया था, ब्लैंक, याद ही नहीं। तो आपको चीजें समझनी जरूरी है कि आप एग्जैक्टली जहाँ हो, आपको माइंडफुलनेस रहना चाहिए। वॉक भी कर रहे हो तो आप ग्रीनरी देखो, फ्लावर्स देखो, उसकी कैसी स्मेल आ रही है, कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी खुशबू है, कैसा लग रहा है, फील कीजिए। हर चीज को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैम एक मुझे ना ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट इसलिए भी लगता है, और हर एक जनरेशन में ये, कि लेडीज को स्पेशली, एक वुमन को दूसरे वुमेन से वो एक जेलेसी फैक्टर इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा मैम कि एक आदमी एक औरत से उतना नहीं होता है जितना एक औरत से। हाँ हाँ, ये पता है होता है, बट ये कॉमन आता है क्योंकि शुरू से ही जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या कह देते हैं कि देख उसने इतना अच्छा कर रखा है। कंपैरिजन वाला ना शुरू से ही बच्चों में आ जाता है, तो बड़े होते होते वो ये चीजें करनी आते हैं। फिर शुरू में देख तेरी फ्रेंड ने अच्छी पढ़ाई करी है, देख उसके बाल कितने अच्छे हैं, देख क्योंकि हम लड़के को भी बोलते हैं कि गुप्ता जी का बेटा देखो कितना अच्छा, शर्मा जी ज्यादा चला रहा रही। तो ऐसे क्यों मार, फिर ऐसा होता है। बट अगर वही आप एक लड़की को अच्छी फ्रेंड बनाओ, उसकी ग्रोथ सपोर्ट करना शुरू करो, वहीं से ही तो साइकिल चेंज होगी। अभी जो नए टाइम से जो साइकिल चलती आ रही है, सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन, ननंद देरानी जेठानी, इन सब में प्रॉब्लम्स होती है। वहीं अगर हम साइकिल ये पैटर्न ब्रेक करना चाहते हैं तो शुरुआत करो अपने घर से, कि मैं जितने भी मेरे कांटेक्ट में लेडीज हैं, मैं उनको उनकी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी लेती, वहीं से साइकिल पैटर्न चेंज होगा। क्योंकि ये चीजें चलती आ रही हैं, ये पैटर्न, ये साइकिल चलती आ रही है। देवरानी जेठानी घर से ही शुरू कीजिए, है ना। देवरानी जेठानी बस साल बहू हो गई, बहू सास से, मेरी सास ऐसे करती है, ऐसे बोलती, दिन भर तो सोती रहती है, मैं सारा काम करती रहूं क्या, मेरी देवरानी देखो जेठानी नहीं। वहीं आप थोड़ा हेल्पफुल होने लगो कि आप दीदी भाभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर देती। आप एक कदम तो उठाओ आगे, एक लेडी के लिए आप एक कदम तो उठाओ कि नहीं आप अच्छी हो, और आप अकेली नहीं हो, हाँ हम लोग हैं, हम हैं, अपन सब कुछ कर लेंगे। थोड़ा से हेल्पफुल अगर हम होने लगेंगे ना, तो वहीं आप चेंजेस देखोगे, इस सोसाइटी में ही चेंजेस आने लगेंगे। वही कंपैरिजन, वो देखो आगे बढ़ गई, अरे यार उसने कुछ किया होगा, उसने इतनी मेहनत करी होगी, उसने कितना पेन लिया होगा, कितने फेजेस की सेक्रीफाइसेस किए हैं, तभी तो वो इतने आगे बढ़ी है। वो नहीं देखते, नहीं देखो ये ऐसे कैसे। जा, आप कहते हैं ना कि आपके कर्मा आपके चेहरे पे आ जाते हैं। जहां आपने अपने कर्मा अच्छे किए ना, आप सबका अच्छा कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि सब कुछ आपके लिए होता जा रहा है। वहीं अगर हम सोचते ना कि यार यार ये इसने ऐसे कर रखा है, ये बहुत अच्छी लग रही, इसके मैं कैसे नीचे करूं,
इसकी कमी कैसे निकालनी, वहीं से आपके कर्मा बैक, तो वहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वहीं फिर हम देखते हैं हमारे बच्चे जो होते हैं उनमें भी ऐसा ही आएगा। वो अगर ऐसे जेलस वाला रखेंगे तो फिर हर चीज उनके लिए नेगेटिव हो। तो शुरुआत हमें सबसे पहले वुमेन्स के लिए ये है कि आप अपने घर में जितनी भी लेडीज है ना उनकी हेल्प करना शुरू करो, उनको प्यार देना शुरू करो, चेंजेस देखना ही सही बात है। फिर क्या हो, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, जैसे घर में छोटी छोटी चीजें होती है यार, आपने उसको पानी पिला दिया कि आप थके हुए हो, आप पानी पी लो, है ना, आपको कुछ फ्रूट काट के दे दूं, इतना सा पूछ लो। वैसी लेडीज तो इतनी सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है यार, उनका वो इंटेलिजेंस बड़ा लो, आप नो चीज कर लो, दिल जीत जाओगे आप। हस्बैंड को बोलिए, अरे यार एक फ्लावर ला के दे दो, एक छोटी सी चॉकलेट दे दो, तो वो उसमें ही खुश हो जानी है। आपको जरूरत नहीं कि उसको डायमंड्स दे रहे हो, उसको गाड़ी दिला रहे हो, नहीं, उसको छोटी सी चीज भी दे दो ना कि करे आई केयर फॉर यू, करे, तो वो ही उसमें हो जाएगा। आई नो मैम, जैसे एक टाइम था जब हम ये बोलते थे अगर कोई लड़की है तो ऊंचा मत हंसो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो, उनसे मत बात करो, है ना, ये जो कितने डॉक्टर क्या करोगी तुम बन के, तुम्हारी तो शादी हो जानी है, तुमको तो घर ही संभालना है, ये एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं और बहुत बढ़िया कर रही हैं लड़कियां भी, स्पेशली इंडिया में हम देखेंगे कि हर जगह आपको हर जगह रह जाएगा लड़कियों के सक्षम होने का स्पेशली। तो मुझे लगता है कि अगर अब वो टाइम चला गया जब बोलते हैं कि रेज योर गर्ल्स राइट, अब हम बोलते हैं कि रेज योर बॉयज राइट। यस, क्योंकि क्या होता है मैम, बहुत सारे घरों में लड़की अगर कमा भी रही है, जॉब भी अगर जा रही है, फिर भी ना घर में आके वो डोमिनेशन उसको कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट बोलेगा नहीं इंसान, लेकिन इनडायरेक्टली उसको पता है कि वो घर आ रही तो उसी को खाना बनाना है, उसी को पानी देना है अपने हस्बैंड को, उसी को बच्चा संभालना है, उसी को उसका होमवर्क कराना है, उसी को प्रेस करने हैं बच्चे के कपड़े। यही तो साइकिल पैटर्न उसको चेंज करना है। यही उसको समझना पड़ेगा कि भाई मैं आई हूं तो मुझे रेस्ट चाहिए, मैं 1 घंटे तक किसी से नहीं बात करूंगी, आई नीड माई रेस्ट, फिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो वही आज जो अब पैटर्न चल रहा है ना, उसको थोड़ा अगर आप कंफर्ट जोन में चाहते हो कि सब कुछ आप कर सको प्रॉपर, तो आपको पैटर्न अपनी अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे, आप नहीं बोलोगे, तो सामने वाले तो फिर आपको प्रेशर देंगे, बर्डन तो आएगा ही आएगा। अगर आपको संडे का रेस्ट चाहिए, क्यों हम कहते हैं आफ्टर मेनोपॉज प्रॉब्लम आती, आपने इसका रीजन देखा? हार्मोनल चेंजेस के, हार्मोनल चेंजेस तो है ही। मेंटली क्यों लेडीज डिस्टर्ब होती मेनोपॉज में, क्यों? मेरी सास ने मुझे 10 साल तक परेशान किया था, अब वो हो गए उसको 20-30 साल, बट प्रॉब्लम तो अब आ रही है मेनोपॉज के बाद है। ऐसे क्यों मैम? क्यों? क्योंकि उनको अब याद आ रहा है। ऐसे क्यों मैम? क्यों? क्योंकि अब रिलैक्स हो गए ना, अब रिलैक्स हो गए, अब कुछ नहीं करना है, तो ये मेनोपॉज में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो आपका एंगर इशू भी आएगा। ओके, उसमें अब आपको लगता है कि यार अब कुछ नहीं मैं कर सकती हूँ, अब मैं किसी काम की नहीं हूँ, तो कई बार नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है आफ्टर मेनोपॉज, बहुत नेगेटिविटी आती है। वहीं पे हम कहते हैं प्रॉपर आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, थोड़ा अपने लोगों से मिलो, थोड़ा सा आप सोशल हो, अपने आप को बिजी रख दो। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो अपने आप को आप जितना बिजी रहोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो आपका जो ना कहते हैं हम हैप्पी हार्मोन, हैप्पी मेनोपॉज आपका शुरू हो जाएगा, जहां आप अपने पे ध्यान देने लगे, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। तो हम आप भी ये बात मानते हैं कि लड़कियां अपने से ध्यान देने से ज्यादा बाकी लड़कियों पे ध्यान देती है कि तुमने क्या पहना है, तुमने क्या किया। जैसे जो मोहल्ले की चाची वाला कॉन्सेप्ट है वो सच में अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि एक्चुअली में लोग अपनी प्रोडक्टिविटी पे उतना नहीं ध्यान देते हैं जितना उनका ध्यान रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, तुम कहाँ जाते हो, कल क्यों तुम लेट हो गए। तो ये इतना जो दिमाग है वो प्रोडक्टिवली हम अपने लिए क्यों नहीं यूज कर पाए। देखिए, एक बात आप समझ जाओ, आप अच्छा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग बोलेंगे, तो हमें लोगों का सुनना ही नहीं है। आपको अपने काम पे फोकस करना है कि मैं को अपना काम करना है, लोग अच्छा बोले बुरा बोले, क्योंकि लोग जो होते हैं ना अपने फैमिली मेंबर्स ही मोस्टली होते हैं जो आपको लाइक पुल करते हैं। अरे तुम ज्यादा पढ़ रहे हो, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं दिमाग खराब हो जाता है, लड़का नहीं मिलेगा शादी, हाँ शादी की लड़का नहीं मिलेगा, अरे इतना मत पढ़ाओ उसको, अरे ये ऐसे हो गई है, इसको बोलोगे ज्यादा नहीं हंसे, क्यों? ऐसा क्यों? तो हमें अपना समझना ज़रूरी है कि भई मुझे फ़ोकस करना है आपको, कि भई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे करियर में वहाँ तक मेरी सीमाएँ हैं, मुझे वहाँ पहुँचना है। मुझे बस जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोग तो आप अच्छा भी करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलेंगे।
हाँ, एंगर इश्यूज भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं स्पेशली कपल में, क्योंकि इतने एंगर इशू हो जा रहे हैं कि मतलब मारा पीटी तक हो जा रही है। यस, तो ये पहले भी झगड़े होते थे मैम घर पे, ऐसा नहीं है, बट लोग चीजें उठा के पीटते थे। अब तो इंसान इंसान ही, मतलब घर में ही वॉर चल रहे हैं। वहाँ कंट्री में तो चल ही रहे हैं, घर में भी वॉर चल रहे हैं। ये चीजें हो रही है, मॉक ड्रिल हो रहा है, गांव में ब्लैकआउट हो रहा है, घर में मिसाइलें तोपें दागी जा रही है, क्या है मैम? ये देखिए क्या हो रहा है कि जब टाइम नहीं दे रहे हो, सबका रूट कॉज कहते हैं ना, आप समय नहीं दे रहे हो परिवार को, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो हो गई। भाई अगर वाइफ ने कहा है कि ये सामान लेके आना है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आप घर में सब्जियां ही नहीं लेके आ रहे हो, फिर क्या होगा? यही चीजें होंगी। वो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा, अच्छा अच्छा ठीक है, वो थोड़ा 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 करके बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं लेवल 10 तक पहुंच जाता है। तो हमें यहीं पे या तो ये छोटी छोटी चीजें होती, कई बार हम कहते हैं ना कि इसने ये कप ऐसा क्यों रख दी, ऐसा रखना चाहिए था, हाँ, ये तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा करना चाहिए था। जब छोटी छोटी बातें, इट्स मीन कि कोई बड़ी चीज है आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बड़ी चीज चल रही है, जिससे आपको ये छोटी छोटी चीजों में इरिटेशन हो रही है। तो वो चीज समझनी जरूरी है। तो उसको हम कैसे प्रॉपर समझ सकते हैं कि इसका बिहेवियर पैटर्न, एंगर इशू कंटिन्यू आ रहा है या कभी कभी आता है या छोटी छोटी बातों पे होता है। तो उसके लिए हम कहते हैं एंगर मैनेजमेंट का, फॉर 21 days जस्ट राइट इट डाउन कि भाई मुझे गुस्सा आया, किस पे आया, है ना, कितनी देर रहा और उसका लेवल क्या था। जैसे लेवल हम कहते हैं 1 to 10 में, अगर 1 to 5 है तो वो नॉर्मल है, 5 तक नॉर्मल है। 5 से अगर ऊपर आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। इसका मैम स्केल होता है? स्केल होता है, हाँ, एंगर स्केल होता है कि 1 to 5 आ रहा है तो इट्स ठीक है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए यार इंसान में। अगर 5 के ऊपर आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10 तक आ रहा है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें चार्ट एक बनाना चाहिए, तो फॉर 21 days किस इंसान पे आया, उसका ड्यूरेशन क्या था और उसका लेवल क्या था। फिर जब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई हमें कोई सेम पैटर्न था, सेम पर्सन पे गुस्सा आ रहा है या डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे आ रहा है, तो फिर हमें समझ आता है, क्योंकि गुस्से का हम कहें ना, एक जैसे ही एक लेवल पे आता है, एक पीक टाइम पे आएगा। अगर हम उस गुस्से को, उस टाइम को अवॉइड कर देंगे, तो वो गुस्सा शांत होता जाता है। तो जब उस टाइम जब आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको कुछ कहना नहीं है अपने पार्टनर से या किसी से, वो बहुत मुश्किल होता है। उसकी भी है टेक्निक्स है, सब टेक्निक्स है। आप उस एरिया को छोड़ दो, दूसरे रूम में चले जाओ, थोड़ा ठंडा पानी पियो, मुंह धो लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, कुछ डार्क चॉकलेट या कुछ खा ली, उसी टाइम आपका मूड ठीक हो जाएगा। और फिर सामने वाले को कहोगे जब मेरा मूड ठीक होगा तब मैं बात, तो आधे 1 घंटे बाद बात करोगे अब, क्योंकि एक पीक टाइम होता है जब आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्से में आप गलत चीजें भी कह दोगे, आपने गलत चीज की, सामने वाला भी चुप नहीं रहेगा, वो भी कुछ बोल देगा, उसने बोला, फिर वो आर्ग्यूमेंट में हो जाता है, फाइट बड़ी हो जाती है, फिर पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा कि इनके घर पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बट मैम अगर एक मान के चलिए एक लड़की पे, अब था एक वाइफ अपने हस्बैंड पे गुस्सा कर रही है और वो किसी वाजिब रीजन की वजह से करी कि तुम ये हैबिट छोड़ दो, ये मत करो, तो मान के चलो स्मोक के लिए मना कर रही है, ड्रिंक के लिए मना, कोई भी हो सकती है गलत हैबिट, और अगर वो बार बार चीजें कंसिस्टेंटली हो रही हैं, तभी वो उसका गुस्सा भी एग्रेवेट हो रहा है, अदरवाइज सब कुछ सही है घर में, हैबिट हो रही है। हाँ, तो अगर यही हैबिट उसकी रिपीट हो रही है, इसलिए गुस्सा भी तेज हो रहा है, तो उस सिचुएशन ठीक है। क्या होता है कि मोस्टली वाइफ क्या करती है कि जैसे हस्बैंड घर आए, ऑफिस से घर आया, आते ही उसे बोम्बार्ड कर देती, बोलना शुरू करती, तुम वापस स्मोक करके आए हो, तुम वापस ड्रिंक करके आए हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम बहुत लेट आते हो। नहीं, टाइम दो, आए, फ्रेशन अप होने दो, डिनर विनर करा दो, उसके बाद जब आप वॉक पे जाओ या जब आप बैठे हो, तब प्यार से बात करो। हर चीज का कहने का एक है ना टाइम होता है। अगर आप आते ही बोल दोगे तो वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आर्ग्यूमेंट होंगे। उसी की जगह आप अगर आराम से बात करोगे, देखो ये चीज ठीक नहीं, घर के फैमिली एनवायरनमेंट के लिए खराब होता है, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार नहीं समझे तो उससे बात करना थोड़ा कम कर दो। अपने आप सामने वाला समझ जाएगा कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने इसकी बात नहीं मानी है। अगर आप वही चीज गुस्से में कहोगे तो सामने वाला नो नहीं समझेगा, वो उसका एकदम हो जाएगा कि यार बार बार बोलती है नहीं समझना, मैं तो ऐसी कभी। हर कोई बुरी हैबिट के पीछे कोई रीजन होता है, या तो फ्रेंड सर्कल होता है कि मैं दोस्तों में जाता हूँ तो ऐसा होता है, या स्ट्रेस रहता है, चिंता कहते हैं ना, चिंता चिता समान।
हर प्रॉब्लम का रूट कॉज स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हटाना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेस हमें नहीं पता हमें कहाँ-कहाँ हमें प्रॉब्लम करता जा रहा है। तो हैप्पी लिविंग है लीजिए, हैप्पी फिक्स। हम इनफर्टिलिटी और जो ये कंसीविंग इश्यूज आते हैं लेडीज में, ये भी कभी ना कभी बोलते हैं कि आपके ना दिमाग आपका फ्री होना चाहिए, यस, तो भी आप कंसीव नहीं कर पाते। तो इनफर्टिलिटी की वजह भी स्ट्रेस हो जाता है, यस, हो सकती है। वो तो देखिए मेडिकल टर्म्स भी होते हैं कि हर के क्या है वो पूरा चेकअप में ही होता है। बट कई जगह हमने देखा है कि स्ट्रेस होता ही। एक केस पर बताती हूँ, वो 6 ईयर से कंसीव नहीं कर पा रही थी। उनका जब पूरा पूरा हमने लिया हिस्ट्री, तो उसमें ये था कि फैमिली स्ट्रेस के कारण उनके 6 मिसकैरेज हो गए थे। 6 ईयर्स से कंसीव नहीं कर पा रही थी और 6 मिसकैरेज हो चुके थे। तो फिर जब उनके सेशंस हुए प्रॉपर, तब उन्होंने समझ लिया कि मुझे हर किसी से कैसे डील करना है, क्योंकि वो हर चीज़ को, हर बात को दिल से लेती थी। इसने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, और घंटों रोना, परेशान होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी। बट जब उनको समझ आया, उनके प्रॉपर 1 महीने तक सेशंस हुए, प्रॉपर उनका लाइफ़स्टाइल हमने चेंज किया, क्योंकि वो एवरीडे जंक फूड खाना है। फिर ना उनका कोई रूटीन शेड्यूल प्रॉपर नहीं होता था, डेली रूटीन उनका सेट किया। फिर उनको समझ में आया कि भई मैं स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकती? अगर मुझे एनवायरनमेंट इन-लॉज़ बैठे हैं, मुझे एनवायरनमेंट ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं अपने गाने सुन सकती हूँ, मोबाइल गेम कर सकती हूँ या फिर कोई बुक पढ़ सकती हूँ, क्योंकि बैठना भी ज़रूरी है, इन-लॉज़ के सामने बैठना भी ज़रूरी। तो उन्होंने छोटी-छोटी ट्रिक्स अपनाने लग गए, तो जिससे वो स्ट्रेस फ्री रहने लगी। उन्होंने आई थिंक 4th या 5th मंथ में कंसेशन के बाद कंसीव कर लिया तब बाद। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप समझ के अपने आगे चीज़ें आप करने लग जाओगे तो बहुत ईज़ी रहे। लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल, बस इसे हमें जीना आना चाहिए। जहाँ हमने अपनी लाइफ़ जी ली, वहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। सो कंपैरिज़न है, गुस्सा है, इन सब चीज़ों को छोड़ छोड़ दो। सही बात है। तो बड़ा मज़ा आया मैम आपसे बात करके, क्योंकि आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, इतने सारे आपके पास केसेस आते हैं रिलेशनशिप को लेके, और हर एक एज ग्रुप के लोग आपके पास आते हैं, भले वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, मोलेस्टेशन के केसेस हो या डोमेस्टिक वायलेंस है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं। और जैसे हमने बात करी कि आजकल ये जो रिलेशनशिप का जो बिट्स एंड पीसेस में जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग चीज़ों से सब लोग परेशान हैं। तो इन सब के बारे में आज आपसे डिटेल में बात हुई, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान फेस कर रहा है, राइट? चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और और शादी के प्रॉब्लम्स भी आजकल मैच में आ रही कि मेरी शादी नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी इंसान इतना ज़्यादा स्कार्ड है कि उसको एक क्लीन पिक्चर दिखती है। अच्छा इंसान भी मिल जाता तो उसको ये लगता है ये इतना अच्छा कैसे? लोगों ने आजकल अच्छाई के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है। तुम इतने अच्छे से बात कर रहे हो, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है ना, वैसे प्री मैरिज काउंसलिंग भी होती है। पूरी फैमिली की काउंसलिंग होती है कि आप इस पर्सन को कितना जानते हो, कितना नहीं जानते हो, उसके इफ्स एंड बट्स सब जान। तो आजकल जैसे अभी शादी भी होती है तो 1 महीने में ही आ जाते हैं काउंसलिंग की कि आपको 1 महीने में भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। ओह गॉड! तो मुझे लगता है कि ये वाला एपिसोड आप पूरा ज़रूर आपने देखा होगा, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी कि रिलेशनशिप में आजकल क्या-क्या हो रहा है, किस तरीके से आप और अपना बेटर कर सकते हो रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ। और शादी हुई हो या नहीं हुई हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट पहले भी ज़रूरी थी और अभी भी ज़रूरी है। चाहे आप कितने भी इसको जेन ज़ी टर्म्स दे दीजिए या फैंसी वर्ड्स या फ्रेजेस में इसको कोट करने की कोशिश करिए, लेकिन जो कमिटमेंट में एक सैटिस्फैक्शन है, ठहराव है, सिक्योरिटी है, अटैचमेंट है, अफेक्शन है, प्यार है, वो आपके नैनोशिप और थ्रोनिंग और पिगीबैक और पेंसिंग में नहीं है। तो अमिता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।